क्या आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक पहाड़ है जिसे चढ़ना बेहद मुश्किल लगता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ टेक गुरु पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदलने के तरीके सिखाती है, बल्कि आपको अपनी असली शक्ति का एहसास कराती है। दी माउंटेन इज यू पुस्तक यही सिखाती है कि असल में यह पहाड़ हमारे अंदर के डर, संदेह और पुरानी आदतों का प्रतीक है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण तक की यात्रा न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपको अपनी असली शक्ति को पहचानने में मदद कर सकती है। यह वीडियो देखिए और जानिए खुद से टकराने और आत्मविनाश से बाहर निकलने के तरीके, भावनाओं पर काबू पाने और आत्मनियंत्रण पाने के उपाय, अतीत को छोड़ने और एक नया भविष्य बनाने की प्रक्रिया, और भी बहुत कुछ जो आपको आत्मसंवर्धन की दिशा में मदद करेगा। अगर आप भी अपनी जीवन यात्रा को बदलने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे साथ इस शानदार यात्रा का हिस्सा बनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पुस्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन। पुस्तक द माउंटेन इज यू, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ सैबोटेज इनटू सेल्फ मास्टरी। पहाड़ आप हैं, आत्मतोड़फोड़ को आत्मनियंत्रण में बदलना। लेखिका ब्रायन्ना वियास्ट। आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, आप ही वह पहाड़ हैं। यह पुस्तक एक अद्भुत आंतरिक यात्रा है, खुद के भीतर बसे उस पहाड़ को पहचानने और पार करने की यात्रा जिसे हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं। लेखिका ब्रियाना विस्ट इस पुस्तक के माध्यम से यह बताती हैं कि हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारा आत्मविनाशकारी व्यवहार, सेल्फ सबोटेज, होता है। यह वही है जब हम जानते हुए भी अपनी खुशियों, लक्ष्यों और विकास से दूर भागते हैं और कई बार खुद को उसी जगह पर रोक देते हैं जहां से हम आगे बढ़ सकते थे। यह आत्मविनाश कैसे होता है? बार बार टालना, खुद पर विश्वास की कमी, डर, अतीत का दर्द और नकारात्मक सोच, दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को भूल जाना। लेखिका कहती हैं कि ये सब हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की सुरक्षा प्रणाली होती है जो पुराने अनुभवों के आधार पर बनी होती है। लेकिन अब समय आ गया है इन पहचानों को तोड़ने का और खुद को उस रूप में ढालने का जैसा हम बनना चाहते हैं। इस किताब में आपको मिलेगा आत्मविनाश के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारणों की समझ, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करें, अतीत के जख्मों से मुक्ति और आत्मक्षमा, एक नया भविष्य रचने के लिए ठोस मानसिक परिवर्तन, आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण की दिशा में ठोस अभ्यास। यह पुस्तक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक साधना है खुद को समझने, चंगा करने और उस शिखर पर पहुंचने की जहां आप आत्मशक्ति से भरपूर महसूस करें। हर बार जब आप अपने डर के विरुद्ध खड़े होते हैं, एक कदम अपने असली रूप की ओर बढ़ते हैं। आप ही वह पहाड़ हैं और आपको ही उसे पार करना है। अध्याय 1, पहाड़ आप ही हैं, द माउंटेन इज यू। इस अध्याय में लेखिका हमें एक बेहद गहरी और सच्ची बात बताती है। वो पहाड़ जिसे आप अपनी जिंदगी में पार करना चाहते हैं, दरअसल आपके भीतर ही है। यानी कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि आप खुद हैं, आपके डर, आपकी असुरक्षाएं, आपकी नकारात्मक सोच और आपकी अधूरी हीलिंग। 1, आत्मसंदेह और भीतर की लड़ाई। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो, चाहे वह प्यार में हो, करियर में हो या मानसिक शांति में। लेकिन ज्यादातर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भीतर की बाधाओं से जूझते हैं। मैं इसके काबिल नहीं हूं। अगर मैं सफल हो गया और फिर सब कुछ खो दिया तो क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? मेरे पास इतना समय, पैसा या काबिलियत नहीं है। ये आवाजें बाहर से नहीं आती, ये हमारे भीतर की आवाजें होती हैं। 2, आत्मविनाश, सेल्फ सैबोटेज का बीज कहाँ है? लेखिका बताती हैं कि सेल्फ सैबोटेज कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। यह सालों से हमारे भीतर बनती जा रही एक सुरक्षा प्रणाली होती है। उदाहरण, अगर बचपन में किसी को बार बार असफलता या तिरस्कार मिला हो, तो वह बड़ा होकर सफलता से भी डरने लगता है। वह खुद को रोकता है,
क्योंकि उसके अवचेतन मन को डर है कि अगर वह आगे बढ़ा और फिर कुछ खो गया तो वह टूट जाएगा। तो असल में हम खुद को रोकते हैं ताकि भावनात्मक दर्द से बच सकें, भले ही वह दर्द असली हो या कल्पनात्मक। 3. खुद से टकराना क्यों जरूरी है? इस अध्याय में सबसे शक्तिशाली बात यह कही गई है। जब आप उस पहाड़ को पहचानते हैं जो आपको रोक रहा है और फिर आप उसमें प्रवेश करते हैं, तब असली परिवर्तन शुरू होता है। मतलब, अपने डर से भागने के बजाय उसे समझना, अपने पुराने जख्मों की मरम्मत करना, यह मान लेना कि हमारी कुछ मान्यताएं अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये करना आसान नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है, डरावनी लेकिन जरूरी। 4. क्यों हर इंसान को यह यात्रा करनी चाहिए? हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे खुद के ही बनाए हुए जाल से बाहर निकलना पड़ता है। वो समय तब आता है जब आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी ही राह में रोड़ा बन रहे हैं। और जब आप महसूस करते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। 5. परिवर्तन का पहला कदम क्या है? लेखिका कहती हैं, आप तभी अपने जीवन को बदल सकते हैं जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधा कोई और नहीं, आप खुद हैं। परिवर्तन की शुरुआत होती है स्वीकार करने से कि मैं ही अपनी रुकावट हूं, साहस से अपने डर को देखने का, ईमानदारी से अपने अंधेरे हिस्सों से सामना करने का। अध्याय 1 का सारांश। तत्व विवरण। क्या सिखाया गया? हमारी सबसे बड़ी बाधा हम खुद हैं। असली पहाड़ क्या है? डर, असुरक्षा, आत्मसंदेह, अतीत की चोटें। समाधान क्या है? खुद को जानना, सामना करना और खुद को बदलना। परिवर्तन की कुंजी भीतर की दुनिया को ठीक करना, तभी बाहर की दुनिया सुधरेगी। अंतिम विचार। जब आप अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा को पार कर लेते हैं, तभी आप अपनी सबसे ऊंची सफलता तक पहुंच सकते हैं। वो पहाड़ आप ही हैं और उसी को आपको पार करना है। अध्याय 2। आत्मविनाश जैसा कुछ नहीं होता। There's no such thing as self-sabotage. हम अक्सर कहते हैं, मैं खुद अपनी राह में आ जाता हूं, मैं बार बार सब कुछ बिगाड़ देता हूं, मैं अपनी सफलता को खुद ही रोक देता हूं। लेखिका ब्रियाना विस्ट कहती हैं, सेल्फ सैबोटेज, आत्मविनाश जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। जो हमें लगता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह दरअसल हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, पुराने अनुभवों और दर्द के आधार पर। 1. आत्मविनाश नहीं, आत्मसुरक्षा है। जब हम कोई अच्छा काम टालते हैं, कोई रिश्ता बिगाड़ते हैं या किसी मौके को जाने देते हैं, तो बाहर से देखने पर लगता है कि हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे अवचेतन मन को सुरक्षित लगता है। हमारे दिमाग के लिए परिचित दर्द अक्सर अपरिचित सफलता से ज्यादा आसान होता है। आप जानबूझकर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप खुद को पुराने ढंग से बचाने की कोशिश करते हैं। 2. अवचेतन मन कैसे काम करता है? हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक सुरक्षा प्रहरी की तरह होता है जो हर समय हमारे पुराने अनुभवों और भावनाओं से निर्णय लेता है। उदाहरण, यदि आपने बचपन में कोशिश करके भी असफलता का सामना किया, तो अवचेतन कहेगा, कोशिश मत कर, फिर से दर्द मिलेगा। अगर आपको कभी प्यार में चोट लगी, तो अवचेतन बोलेगा, प्यार से दूर रहो, ये असुरक्षित है। इसलिए हम अच्छे मौके भी छोड़ देते हैं ताकि पिछला दर्द न दोहराया जाए। 3. ये रणनीति पहले क्यों काम आई? जो व्यवहार आज हमें सेल्फ सबोटेज लगते हैं, वे कभी हमारी रक्षा के लिए उपयोगी थे। व्यवहार पहले क्यों उपयोगी था? लोगों से दूरी बनाना भावनात्मक चोट से बचने के लिए, खुद को छोटा दिखाना आलोचना से बचने के लिए, टालना या डरना असफलता से बचने के लिए। समस्या यह है कि अब हमारी जरूरतें बदल गई हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा रणनीति अभी भी पुरानी ही है। 4. खुद को बदलने की दिशा में पहला कदम। सबसे पहला कदम है
अपने व्यवहार को दोष देने की बजाय उसे समझना। जब आप समझते हैं कि आपका आत्मविनाश वास्तव में एक सुरक्षा तंत्र है, तो आप खुद को दंड देने के बजाय चंगा करना शुरू करते हैं। लेखिका हमें यह सिखाती हैं कि खुद से युद्ध नहीं करें, अपने पुराने डर को दोष नहीं दें, बल्कि उन्हें समझें और सम्मान के साथ धीरे धीरे उन्हें बदलें। 5. पुरानी रणनीति को नई आदतों से बदलें। क्योंकि अवचेतन मन पुराने अनुभवों के आधार पर निर्णय लेता है, इसलिए नई सकारात्मक आदतें बनाएं। भावनात्मक रूप से सुरक्षित अनुभवों को दोहराएं। असुरक्षा की जगह आत्मकरुणा रखें। यही वह प्रक्रिया है जिसे लेखिका सेल्फ मास्टरी की शुरुआत मानती है। अध्याय 2 का सारांश। तत्व विवरण। क्या बताया गया? सेल्फ सबोटेज असल में अवचेतन की सुरक्षा प्रणाली है। काम कैसे करता है? पुराने दर्द, डर, असफलताओं के आधार पर निर्णय लेना। क्या नहीं है? यह आत्मविनाश नहीं है, नहीं कमजोरी। क्या करना है? इस प्रणाली को समझें, चंगा करें और धीरे धीरे नया दृष्टिकोण अपनाएं। अंतिम विचार। आप अपने साथ तब सच्चा व्यवहार कर पाते हैं जब आप समझते हैं कि आप खुद को बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि बस सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक पुराने और अब अप्रासंगिक तरीके से। अध्याय 3। आपके ट्रिगर ही आपकी मुक्ति के मार्ग हैं। योर ट्रिगर्स आर दी गाइड्स टू योर फ्रीडम। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब कोई बात हमें बुरी लगती है, किसी की बात पर हम फौरन गुस्सा हो जाते हैं, कुछ चीजें हमें असहज कर देती हैं, या हम अचानक निराश, शर्मिंदा या डरे हुए महसूस करते हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को हम ट्रिगर्स कहते हैं। लेखिका का संदेश है, ट्रिगर हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी आत्मा में कहाँ घाव हैं और हमें कहाँ चंगा हील करना है। 1. ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर किसी बाहरी परिस्थिति के कारण हमारे अंदर एक तेज भावनात्मक प्रतिक्रिया को कहते हैं, जैसे कि गुस्सा, शर्म, भय या दुख। ये आमतौर पर वर्तमान घटना से कम और अतीत के अनुभवों से ज्यादा जुड़े होते हैं। उदाहरण: किसी की आलोचना से आप जरूरत से ज्यादा आहत हो जाते हैं क्योंकि अतीत में बार बार अपमान सहा है। कोई आपको नजरअंदाज कर देता है, आप बेहद अकेला महसूस करते हैं क्योंकि बचपन में उपेक्षा का दर्द है। इसलिए ट्रिगर हमें बीते हुए जख्मों की याद दिलाते हैं। 2. ट्रिगर का उद्देश्य क्या है? ट्रिगर का उद्देश्य हमें चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें यह दिखाना है कि कहां अभी भी दर्द छिपा है। ट्रिगर एक संकेत है कि यहां अभी भी ध्यान देने और चंगा करने की जरूरत है। लेखिका कहती हैं कि ट्रिगर हमें जागरूक बनाते हैं, हमारी भीतर छिपी भावनाएं दिखाते हैं और हमें मुक्ति, फ्रीडम की दिशा में ले जाते हैं अगर हम उन्हें दबाने की बजाय समझें और स्वीकार करें। 3. लोग ट्रिगर से कैसे निपटते हैं और कहां गलती करते हैं? ज्यादातर लोग ट्रिगर को गलत तरीका प्रभाव दबा देते हैं, अंदर और ज्यादा घाव बनते हैं, दूसरों पर निकालते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं, खुद को दोष देते हैं, आत्मसम्मान गिरता है, टालते रहते हैं, वही समस्या बार बार लौटती है। लेकिन सही तरीका है, ट्रिगर को पहचानें, समझें और खुद से पूछें, ये मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा है? 4. ट्रिगर को कैसे बदलें सीखने के साधन में? लेखिका हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया देती है। ट्रिगर हीलिंग प्रक्रिया। 1. आप पहचानें। जब भी आप असहज महसूस करें, उस पल को पहचानें, मैं अभी ट्रिगर हो रहा हूं। 2. रोकें और महसूस करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुकें, अपनी भावनाओं को महसूस करें। 3. गहराई से पूछें, ये भावना कहां से आ रही है? पहली बार ऐसा कब महसूस हुआ था? क्या ये डर, अस्वीकार या अपमान से जुड़ा है? 4. स्वीकार करें। जो भी जवाब आए, उसे जज मत करें, बस उसे स्वीकार करें। 5. चंगा करें। खुद से कोमलता से बात करें, मैं अब सुरक्षित हूं, मुझे अब उस दर्द में जीने की जरूरत नहीं। 5.
ट्रिगर से क्या लाभ हो सकता है? जब हम ट्रिगर से डरना बंद कर देते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं, तो हमारे पुराने घाव भरने लगते हैं। हम भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं। और अंततः हम मुक्ति, फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 3 का सारांश। तत्व विवरण। ट्रिगर क्या हैं? भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जो बीते घावों को उजागर करती हैं। हमें क्या नहीं करना चाहिए? ट्रिगर को दबाना या दूसरों को दोष देना। क्या करना है? ट्रिगर को पहचानकर, महसूस कर, समझकर चंगा करना। अंतिम लाभ आत्म-मुक्ति, आंतरिक शांति और गहराई से खुद को जानने की शक्ति। अंतिम विचार। ट्रिगर हमें तोड़ने नहीं आते, वे हमें जोड़ने आते हैं, अपने भीतर के टूटे हिस्सों से। हर ट्रिगर एक मौका है स्वयं को समझने और आजाद होने का। अध्याय 4, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाएं हमारे शत्रु नहीं हैं, वे संकेतक हैं, हमें बताने के लिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम उन्हें सही तरह से समझें, स्वीकार करें और दिशा दें, तो वे हमें नष्ट नहीं, बल्कि मुक्त करती हैं। 1. भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना, उन्हें नकारे बिना महसूस करना, बिना दूसरों को चोट पहुंचाए उन्हें व्यक्त करना, और कठिन परिस्थितियों में शांत और संतुलित रहना। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक परिपक्वता की निशानी है। 2. हम भावनाओं को क्यों दबाते हैं? अधिकतर लोग मानते हैं गुस्सा करना गलत है, रोना कमजोरी है, भावुक होना बचकाना है। इस कारण वे अपनी भावनाओं को दबाते हैं, या अन्य लोगों पर निकालते हैं, या स्वयं को दोषी मानते हैं। पर ऐसा करने से भावनाएं भीतर ही भीतर जमा होती रहती हैं और बाद में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रिलेशनशिप की समस्याएं या आत्मसंघर्ष का रूप ले लेती हैं। 3. भावनाओं को अपनाना क्यों जरूरी है? लेखिका कहती हैं, आपकी भावनाएं आपके अंदर की एक भाषा हैं। इन्हें दबाने की बजाय सुनना और समझना ही आत्ममुक्ति की दिशा है। हर भावना का एक उद्देश्य होता है। भावना संदेश। दुख कुछ खो गया है या स्वीकार करने की जरूरत है। गुस्सा कोई सीमा लांघी गई है। डर अनिश्चितता या असुरक्षा है। उदासी कुछ अधूरा या रुका हुआ है। प्रेम जुड़ाव और अपनापन। 4. भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने के 5 स्टेप्स। 1. पहचानें, आइडेंटिफाई। सबसे पहले समझें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं। उदाहरण, मैं नाराज हूं, मैं डर रहा हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। 2. स्वीकार करें, एक्सेप्ट। अपने आप से कहें, मेरे पास यह भावना है और यह ठीक है। जज मत करें, कोई भावना अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ संदेशवाहक होती है। 3. अनुभव करें, फील। भावना को पूरी तरह महसूस करें, उसे दबाएं नहीं। अगर रोना आ रहा है तो रोएं। अगर चुप रहना है तो चुप रहें। भावना को बहने दें, रोके नहीं। 4. सोचें और समझें, रिफ्लेक्ट। पूछें, यह भावना मुझे क्या सिखा रही है? यह कब पहली बार महसूस हुआ था? इस भावना की जड़ कहाँ है? 5. व्यक्त करें, एक्सप्रेस। शांति से अपनी भावना दूसरों से साझा करें। जब तुमने ऐसा कहा, मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं। अपने शब्दों में ईमानदारी और समझदारी रखें। 5. भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ। लाभ विस्तार। स्पष्ट सोच भावनाओं से जूझने के बजाय हम निर्णय अच्छे से ले पाते हैं। बेहतर संवाद रिश्तों में स्पष्टता और समझदारी आती है। आत्मनियंत्रण, हम उत्तेजित नहीं होते, सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। आंतरिक शांति, जब हम खुद को समझने लगते हैं तो अंदर शांति आने लगती है। आत्ममुक्ति, जो भावनाएं हमें बांधती थीं, वे अब हीलिंग का माध्यम बन जाती हैं। अध्याय 4 का सारांश। तत्व विवरण। भावनाएं क्या हैं?
आपके मन की भाषा, नकारात्मक नहीं बल्कि दिशा देने वाली। क्या नहीं करना चाहिए? भावनाओं को दबाना, छिपाना या दूसरों पर थोपना। क्या करना है? पहचानना, महसूस करना, स्वीकार करना, समझना और शांत तरीके से व्यक्त करना। अंतिम लाभ संतुलन, हीलिंग, आंतरिक शक्ति और आत्मशांति। अंतिम विचार। भावनाएं हमें कमजोर नहीं बनाती। उन्हें स्वीकारने की ताकत ही हमें वास्तविक रूप से मजबूत बनाती है। अध्याय 5, अतीत को छोड़ना, रिलीजिंग द पास्ट। अतीत को अपने साथ ढोते रहना आत्मसंरक्षण नहीं, आत्मनुकसान है। क्षमा, स्वीकार्यता और भावनात्मक रिहाई के माध्यम से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। 1. अतीत को छोड़ना क्यों जरूरी है? हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो हमें दुख देता है, बार बार याद आता है और हमारे वर्तमान फैसलों और रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जैसे बचपन की उपेक्षा या आघात, कोई टूटा हुआ रिश्ता, अपमानजनक अनुभव, असफलताएं या पछतावा। ये अनुभव मन में छिपे हुए घाव बन जाते हैं और हमारे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और जीवन को जीने की क्षमता को कमजोर करते हैं। जब हम अतीत को नहीं छोड़ते, तो हम उसी दर्द को बार बार जीते हैं, हर नए मौके पर। 2. अतीत को छोड़ने से पहले स्वीकार करना जरूरी है। दर्द को दबाने या नजरअंदाज करने से वो खत्म नहीं होता। हमें पहले यह स्वीकार करना होता है कि ओह हाँ, मुझे चोट पहुंची थी। ओह हाँ, वह अनुभव कठिन था। ओह, और यह भी, अब मैं उसे दोबारा जीना नहीं चाहता। हीलिंग बिगिंस वेयर ऑनेस्टी बिगिंस। 3. अतीत छोड़ने की प्रक्रिया 5 चरण। 1. पहचानें कि आप क्या ढो रहे हैं। अपने मन से पूछें, कौन सा अनुभव बार बार याद आता है? कौन सी बात मुझे अभी भी चोट देती है? किसे मैं आज तक माफ नहीं कर पाई? जर्नलिंग करें, सब लिखें, बिना रोक टोक। 2. भावना को महसूस करें, दबाएं नहीं। उस अनुभव से जुड़ी भावना, दुख, गुस्सा, शर्म, अपराधबोध को पूरी तरह महसूस करें। रोना, कांपना, चुप रहना, सब ठीक है। भावनाओं को बहने दें। You cannot release what you don't allow yourself to feel. 3. अर्थ निकालें और सबक लें। पूछें, उस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? क्या उसने मुझे मजबूत बनाया? क्या वो मेरी चेतना को जागरूक कर गया? पीड़ा को शक्ति में बदलना ही आत्ममुक्ति का मार्ग है। 4. माफ करें, अपने लिए, दूसरों के लिए। क्षमा किसी को सही ठहराना नहीं है, यह खुद को स्वतंत्र करना है। कहें, ओ, मैं खुद को माफ करती हूं। ओ, मैं उन्हें माफ करती हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। Forgiveness is an internal shift, not a reward to others. 5. अतीत को जाने दें, सच में छोड़ दें। एक नया निर्णय लें, अब मैं उस अतीत के कारण खुद को नहीं रोकूंगी। कोई छोटा सा रिचुअल करें। ओ, कागज पर लिखकर जला देना। ओ, गहरी सांस लेकर छोड़ना। ओ, या ध्यान के माध्यम से मानसिक रूप से अलविदा कहना। Let go, not because they deserve peace, but because you do. 4. अतीत छोड़ने के फायदे। लाभ विवरण। मानसिक स्वतंत्रता, आप हर समय अतीत के बोझ में नहीं रहते। बेहतर रिश्ते नए रिश्तों को पुराने जख्म नहीं बिगाड़ते। आत्मसम्मान, आप खुद को कम नहीं आंकते। स्पष्ट सोच, वर्तमान में निर्णय लेना आसान हो जाता है। परिवर्तन की शक्ति, आप में बदलाव लाने की हिम्मत आती है। अध्याय 5 का सारांश। तत्व विवरण। समस्या, पुराना दर्द और अनुभव हमारी सोच को बांधते हैं। समाधान, उन्हें पहचानना, स्वीकारना और समझना। उपाय, क्षमा, भावना की रिहाई और अर्थ खोजना। परिणाम, मानसिक शांति, आत्मसम्मान, नए जीवन की शुरुआत। अंतिम विचार। आप अतीत नहीं हैं। आप वह हैं जो अब अतीत को देखने का तरीका बदल सकते हैं। अध्याय 6, एक नया भविष्य बनाना, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। भविष्य कोई रहस्यमय ताकत नहीं है जो अचानक बनता है।
यह हमारे आज के विचारों, फैसलों और आदतों का प्रतिबिंब है। 1. क्यों जरूरी है नया भविष्य बनाना? जब हम अतीत को छोड़ चुके होते हैं, अपनी आत्मसंवेदनशीलता पहचान चुके होते हैं और भावनात्मक रूप से मजबूत बन चुके होते हैं, तब अगला कदम होता है एक नया जीवन बनाना। लेकिन यह केवल सोचने से नहीं होता। इसके लिए चाहिए साहस, दिशा और निरंतर छोटे छोटे प्रयास। 2. नया भविष्य बनाने की प्रक्रिया 6 महत्वपूर्ण चरण। 1. अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं। अगर आप यह नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आपकी आदर्श दिनचर्या कैसी दिखती है? आपकी ऊर्जा, संबंध, करियर और स्वास्थ्य कैसे हों? लिखिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए। 2. नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी को अपनाएं। ट्रांसफॉर्मेशन डजंट स्टार्ट विद बिहेवियर चेंज, इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद से कहें, ओ, मैं एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हूं। ओ, मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग हूं। ओ, मैं आत्मानुशासन का पालन करती हूं। हर रोज उस नई पहचान की पुष्टि करें, शब्दों और कर्मों दोनों से। 3. नई आदतें, छोटे कदमों से शुरुआत। छोटा लेकिन सटीक बदलाव बड़ा परिवर्तन लाता है। दिन की शुरुआत जल्दी उठने से करें। हर दिन 10 मिनट पढ़ें। जर्नलिंग करें या ध्यान लगाएं। स्क्रीन टाइम कम करें। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, रोज थोड़ा थोड़ा, लगातार। 4. अपने पर्यावरण को बदलें। जिन लोगों से आप घिरे हैं, क्या वे आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं? क्या आपका कमरा, मोबाइल, दिनचर्या आपके नए लक्ष्य को समर्थन देती है? पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। 5. खुद से दया और धैर्य रखें। आपका नया भविष्य एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन हर दिन आप उसके करीब जरूर जा सकते हैं। खुद को दोषी न ठहराएं अगर कोई आदत टूट जाए। हर गिरावट के बाद फिर उठने की हिम्मत ही असली जीत है। सेल्फ कंपैशन इज फ्यूल फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। 6. अपना वाई याद रखें। जब आप जानते हैं कि आप क्यों बदलना चाहते हैं, तो आप कैसे बदलना है खुद रास्ता बन जाता है। लिखें, ओ, मैं क्यों सफल होना चाहती हूं। ओ, इस परिवर्तन का मेरी जिंदगी पर क्या असर होगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग रीजन, लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन। 3. बदलाव को मापने और ट्रैक करने के तरीके। अभ्यास विवरण। जर्नलिंग, हर दिन के अंत में लिखें, आज आपने क्या सीखा, क्या बदला। ट्रैकर, नई आदतों के लिए यस नो ट्रैकर बनाएं। रिफ्लेक्ट वीकली, हर हफ्ते सोचें, आप कहाँ थे, अब कहाँ हैं। माइक्रो गोल्स, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से पर काम करें। 4. अध्याय का भावनात्मक और मानसिक संदेश। भविष्य अज्ञात नहीं है, यह निर्माण किया जा सकता है। आपका आज ही निर्णायक क्षण है, इसे जियो। डर आएगा, पर डर के बावजूद आगे बढ़ो। योर फ्यूचर इज नॉट वेटिंग फॉर यू, इट इज वेटिंग फॉर यू टू बिल्ड इट। अध्याय 6 का सारांश। तत्व विवरण। स्पष्टता, अपने भविष्य की सही कल्पना करें। पहचान, खुद को नया रूप दें, मानसिक रूप से। आदत, हर दिन नई अच्छी आदतें डालें। माहौल, अपने आसपास का वातावरण बदलें। धैर्य, खुद को समय दें, प्यार दें। मोटिवेशन, अपने बदलाव का उद्देश्य याद रखें। अंतिम विचार। हर छोटा कदम एक ईंट है उस भविष्य की जो आप खुद बना रहे हैं। और हर दिन का चुनाव तय करता है कि आपकी इमारत कैसी होगी, डर की या विश्वास की। अध्यक्ष 7. आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण तक, फ्रॉम सेल्फ सबोटेज टू सेल्फ मास्टरी। आप वही पहाड़ हैं और आप ही वो शक्ति हैं जो उस पहाड़ को पार कर सकती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो आप खुद को नया रूप भी दे सकते हैं। 1. आत्मविनाश, सेल्फ सबोटेज क्या है? अंतिम अध्याय की शुरुआत आत्मविनाश, सेल्फ सबोटेज के बारे में होती है। यह वही मानसिक स्थिति है
जिसमें हम खुद ही अपनी सफलता की राह में रुकावट डालते हैं। यह अक्सर डर, आत्मसंदेह, नकारात्मक विश्वास और पुरानी आदतों के कारण होता है। हमारा अवचेतन मन कभी कभी हमें वह करने से रोकता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जैसे कभी खुश रहना नहीं, सफलता से डरना, खुद को कमजोर समझना। 2. आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी क्या है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी उस स्थिति को कहते हैं जब आप अपनी भावनाओं, सोच और कर्मों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सही फैसले लेने की क्षमता है, जैसे गुस्से पर काबू पाना, सही आदतों का पालन करना, अपनी असुरक्षाओं और डर का सामना करना। सेल्फ मास्टरी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, बट अबाउट मेकिंग एम्पावर्ड चॉइसेस डिस्पाइट इम्परफेक्शंस। 3. आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण की यात्रा। यह यात्रा एक कदम दर कदम प्रक्रिया है जहां हम खुद को पहचानते हैं, पुरानी आदतों को बदलते हैं और खुद के भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं। 1. अपनी कमजोरियों को पहचानना। आत्मविनाश की शुरुआत होती है हमारी कमजोरियों से। हम जो सबसे बड़ी रुकावटें महसूस करते हैं, वे अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकतें बन सकती हैं। जैसे अगर हमें अवसरों का डर है, तो हमें पता चलता है कि हमें आत्मसंविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम असफलताओं से घबराते हैं, तो हम सीख सकते हैं कि हर असफलता एक नई शुरुआत है। 2. पुरानी आदतों को छोड़ना। आदतें हमारे जीवन के संचालन का तरीका होती हैं, लेकिन कुछ आदतें हमें अटकने और आत्मविनाश की ओर ले जाती हैं। उदाहरण, देर रात तक काम करना, खाने की आदतें जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, नकारात्मक सोच का चक्र। नई आदतों की शुरुआत। छोटे बदलावों से शुरुआत करें। हर छोटी सफलता को मनाएं। किसी एक आदत को बदलने पर ध्यान केंद्रित करें। 3. भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना। आत्मनियंत्रण केवल बाहरी आदतों पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं और विचारों पर भी होता है। जब हम खुद को चिंता, डर और नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं, तब हम आत्मनियंत्रण की ओर कदम बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस। ध्यान लगाना, मेडिटेशन, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, माइंडफुलनेस। 4. आत्मविनाश को पार करना, मानसिकता में बदलाव। आत्मविनाश को पार करने के लिए सबसे जरूरी है मानसिकता में बदलाव। ग्रोथ माइंडसेट, हर असफलता एक अवसर है सीखने का। सेल्फ बिलीफ, मैं खुद को बदल सकता हूं। सेल्फ कंपैशन, मैं खुद को प्यार करती हूं और हर दिन सुधार सकती हूं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। 5. आत्मनियंत्रण की शक्ति, 5 सिद्धांत। 1. निर्णय लेने की स्वतंत्रता। आत्मनियंत्रण में सबसे पहला कदम है निर्णय लेने की शक्ति। हम अपने जीवन के हर पहलू के लिए जिम्मेदार होते हैं और हम हर दिन कई छोटे निर्णय लेते हैं। आज क्या खाऊं? क्या मैं समय पर काम शुरू करूंगा? क्या मैं अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहा हूं? 2. धैर्य और परिश्रम। आत्मनियंत्रण एक दिन में हासिल नहीं होता। इसमें धैर्य और सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम खुद को छोटे कदमों से सुधारते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सफलता का रास्ता धीरे धीरे बनता है और हम अपने जीवन में स्थिरता महसूस करने लगते हैं। 3. खुद से प्यार करना, सेल्फ लव। आत्मनियंत्रण का मतलब कठोरता या नफरत से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद से प्यार करें और अपने प्रति सहानुभूति रखें। खुद को माफ करें, अपनी गलतियों से सीखें और खुद के साथ अच्छा बर्ताव करें। 4. पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आपकी सफलता की कुंजी है पारदर्शिता, अपने लक्ष्यों और निर्णयों के बारे में खुद से और दूसरों से ईमानदार होना। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं, तो हम उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन प्रेरित रहते हैं। 5. दृष्टिकोण और दृष्टि, विजन।
आत्मनियंत्रण तब मुमकिन है जब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण हो। आप किस दिशा में जा रहे हैं? आपकी लंबी अवधि की योजना क्या है? 6. आत्मनियंत्रण से आत्मनिर्माण। आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण तक की यात्रा का सबसे सुंदर पहलू है कि आप अब अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आप अपनी सोच, आदतें और जीवन के पहलुओं को गढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता और सशक्तिकरण से भरा जीवन जी सकते हैं। सार्थकता और उद्देश्य के साथ अपनी यात्रा को जी सकते हैं। You are not what happened to you. You are what you choose to become. अध्याय 7 का सारांश। तत्व विवरण। आत्मविनाश हम खुद ही अपनी सफलता की राह में रुकावट डालते हैं। आत्मनियंत्रण हमारी सोच, आदतें और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण। यात्रा खुद को पहचानकर आत्मविनाश से आत्मनिर्माण की ओर बढ़ना। सिद्धांत निर्णय, धैर्य, खुद से प्यार, पारदर्शिता और दृष्टिकोण। परिणाम आत्मनिर्माण, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण। अंतिम विचार। आप वही पहाड़ हैं और आप ही वह शक्ति हैं जो उस पहाड़ को पार कर सकती है। आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण की यात्रा में आपका हर कदम एक नई शक्ति और पहचान की ओर बढ़ता है। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। यू आर नॉट मेंट टू क्लाइंब द माउंटेन, यू आर द माउंटेन। आपको पहाड़ चढ़ने के लिए नहीं बना है, आप ही वह पहाड़ हैं। यह पुस्तक द माउंटेन इज यू हमें यह सिखाती है कि हमारी असली यात्रा खुद से टकराने, खुद को जानने और खुद को बदलने की है। हम सभी के अंदर एक अंदरूनी पहाड़ होता है, वह डर, संदेह और दर्द जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जब हम इस पहाड़ को समझते हैं, उससे मुकाबला करते हैं और उसे पार करने की शक्ति पा लेते हैं, तो हम बाहरी दुनिया में भी शांति, सफलता और प्रेम पा सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारा अवचेतन डर और असुरक्षा है, लेकिन हमारे अंदर ही वो शक्ति है जिससे हम इसे बदल सकते हैं। जब हम आत्मविनाश को पहचानते हैं और इसे बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आत्मनियंत्रण की ओर यात्रा हमें न केवल अपने जीवन को समझने की क्षमता देती है, बल्कि हमें सही रास्ते पर चलने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण भी देती है। इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, जब आप खुद को समझते हैं, खुद से प्यार करते हैं और खुद को बदलते हैं, तो आप अपने जीवन की पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आखिरकार, आप वह पहाड़ हैं और आप ही वो शक्ति हैं जो उस पहाड़ को पार कर सकती है। जब आप अपने भीतर के पहाड़ को पार करते हैं, तब आप बाहरी दुनिया में सफलता, शांति और संतुलन पा सकते हैं। यह यात्रा, आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण की ओर, जीवन के सबसे बड़े और सशक्त कदमों में से एक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपको द माउंटेन इज यू किताब के बारे में कुछ नया जानने को मिला। क्या आप भी अपनी जिंदगी में आत्मविनाश से आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न कर सकें। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और की मदद कर सकता है, तो इसे जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम और भी प्रेरणादायक किताबों और कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।